अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव अभी भी बना हुआ है। एक तरफ से ट्रंप वार्निंग्स दिए जा रहे हैं, उनका भी दबाव बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ से ईरान के अंदर जो इंटरनल क्राइसिस चल रहा है वो भी अब कहीं ना कहीं बाहर आता दिख रहा है। इसी पर लेटेस्ट अपडेट्स लेकर हम आपके साथ जुड़ गए हैं। मैं हूं शिवांगी, मेरे साथ है अभिषेक, जैसा कि मैंने कहा, ट्रंप का दबाव बना हुआ है क्योंकि उन्होंने कई सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने एक तो न्यूक्लियर अटैक को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है कि हम न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे ईरान के ऊपर। उन्होंने साफ तौर पे ये अनाउंसमेंट कर दी है कि जो हमारे 78% इंटेंडेड टारगेट्स थे, 78% उनमें से हमने अटैक कर दिया और अब न्यूक्लियर अटैक की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए किसी कंट्री को नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने नेवल ब्लॉकेड पर भी बोला है कि नेवल ब्लॉकेड जो उन्होंने किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर वो 100% इफेक्टिव है, यानी ईरान को $500 मिलियन पर डे का जो नुकसान है वो हो रहा है और होता ही रहेगा। और इसी के साथ वो अपना प्रेशर बना रहे हैं ईरान के ऊपर। लेकिन ये दो ही नहीं बल्कि बहुत सारी उन्होंने वार्निंग्स दी हैं, जैसे कि उन्होंने शूट एंड किल का भी ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी माइन जो है यूएस नेवी को दिखती है, कोई भी बोट यूएस नेवी को दिखती है जो माइन बिछाती हुई लग रही है, तो वो उन्हें डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। और तो और एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी वहाँ पर पहुँच चुका है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से ट्रंप का दबाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है ईरान को पूरी तरह से चारों तरफ से घेरने के लिए। जी बिल्कुल शिवांगी, आपने सही कहा। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो लास्ट हफ्ता पूरा गया है, अगर उसकी बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हुई। जहाँ तक बात होनी थी सेकेंड राउंड टॉक्स इस्लामाबाद में, जो कि नहीं हो पाए। आसिम मुनीर 4 दिन तक ईरान में समय बिताकर रहे, लेकिन उसके बाद खाली हाथ वापस आना पड़ा क्योंकि ईरान ने मना कर दिया कि वो अमेरिका के साथ टेबल पर नहीं बैठेंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से कसना शुरू कर दिया। पूरे हफ्ते बयान जो दिए गए हैं, पूरे हफ्ते जो चाहे जेडी वैंस की तरफ से कुछ बात आई हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव्स हो, ईरान की तरफ से, और एक मीम वॉर तो अलग से चल ही रहा है। तो अब अगर ऑन ग्राउंड देखें तो तीनों कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स जो है, चाहे वो अभी जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, चाहे वो जेराल्ड आर फोर्ड हो, और लिंकन तो बहुत पहले से ही वहाँ थे, तीनों कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स जो है वो नेवल ब्लॉकेड बनाकर अमेरिका के लिए गल्फ ऑफ ओमान में तैनात है। उसके अलावा अगर खर्ग आइलैंड की बात करें या फिर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, जो कि ईरान का इकोनॉमिक गढ़ है, वहाँ पर भी अमेरिका की पैनी नज़र है। अब अमेरिका ने बोला कि $500 मिलियन ईरान डेली लूज़ कर रहा है बिकॉज हम लोगों ने नेवल ब्लॉकेड बनाया है। तो उसको भी ट्रंप ने एक चुनावी मुद्दे की तरह पेश किया है अपने लोगों के सामने कि हम चाह रहे हैं कि ईरान इकोनॉमिकली इतना कमज़ोर हो जाए कि हम हमारे नेवल ब्लॉकेड से उसको जो रिजीम है वो भी अपने आप चेंज हो जाए। दूसरी ओर कहीं ना कहीं ट्रंप ने एक सहानुभूति भी दिखाई अभी रिसेंट की पीसीज में। उन्होंने बोला कि हम लोग बात करना चाह रहे थे, हम लोगों की बात हो रही है ईरान से, हालांकि ईरान जो मना कर रहा है, लेकिन फिर भी ट्रंप की अगर बात रखें तो कि हम लोगों की ईरान से बात हो रही है। और अभी ईरान में जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप कमांडर्स हैं, या IRGC के, या फिर अगर मसूद पेजेश्कियान या फिर अब्बास आरागची की बात करें, अगर ये लोग हैं, गालिबाफ की बात करें, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि कौन फाइनल डिसीजन लेगा। क्योंकि मुश्तबा खमीनी के बारे में जो था वो फाइनल डिसीजन उनकी तरफ से आना था, बट आयतुल्लाह खमीनी की जब स्ट्राइक हुआ था उसी दौरान मुश्तबा खमीनी को भी गहरी क्रिटिकल चोटें आई। ऐसी उनके घाव इतने ज़्यादा गहरे हैं कि डॉक्टर्स ने उनको मतलब बाहर निकलना, इन अ शॉर्ट वर्ड अगर मैं बोलूँ तो डिसफिगर हो चुके हैं मुश्तबा खमीनी। बर्न्स है उनकी बॉडीज पर, ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली। प्रोस्थेटिक लेग की वो इंतजार में, बिल्कुल, उनके उनका एक पैर भी खो शायद अब नहीं है, एक उनके प्रोस्थेटिक लेग की इंतजार में। तो अमेरिका ने ये बोला कि हम इंतज़ार करेंगे कि ईरान का कोई एक लीडर या तो बाहर आए या फिर कोई एक लीडर ऐसा हो जो डिसीजन ले, और वो डिसीजन पक्का हो। ये ना हो कि आज हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम वॉर ख़त्म कर रहे हैं, अब यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं हो, और कल को न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी हो जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ट्रंप खेल रहे हैं, ईरान के लिए भी बैटिंग कर रहे हैं और अमेरिका की जनता के लिए भी अपने चुनावी मुद्दे जो है उनको बढ़ोतरी दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर शिवांगी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक आतंकी गुट है जिस पर अटैक किया गया है, जैश अल अदल, उस पर ईरान ने अटैक किया है। तेहरान की तरफ से बहुत बड़ा स्टेप पाकिस्तान के लिए एक हिंट हो सकता है, क्योंकि कुछ टाइम से पाईजान बहुत उछल रहे थे और पाईजान में ये मीम वायरल थी कि पाकिस्तान इस टाइम पर डिप्लोमेसी में अव्वल दर्जे पर है, मतलब इंडिया तो बहुत पीछे रह गया है। यहाँ पर इंडिया ने कोई स्टेप नहीं लिया, इंडिया शांत बैठा है।
एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर, चाहे वो प्रधानमंत्री की तरफ से डायरेक्शंस हो, चाहे एस जयशंकर की तरफ से हो, अभी इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल स्टांस लेके बैठा है। कहीं ना कहीं अपना काम भी बना रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे। लेकिन वहीं पाकिस्तान एकदम जोरों शोरों से पूरा टॉक्स कराने की कोशिश में है। तब भी फेल हो गई, तब भी इस्लामाबाद मीडिया टॉक्स फेल हो बिल्कुल फेल हो गई। पाकिस्तान की मीडिया चाहे वहाँ पे रीलबाजी हो रही है, दुनिया भर की चीज़ें हो रही है, लेकिन जो अभी अटैक हुआ है उनके बॉर्डर पर, ये ईरान की तरफ से हिंट है कि ज़्यादा उछलो मत, ज़्यादा फुदको मत, नहीं तो एक अटैक, एक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल वहाँ पर वहीं पर पड़ सकता है जहाँ पे इंडिया ने पहले मारा था, और न्यूक्लियर लीक्स फिर से हो सकते हैं। फिर से हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान बहुत टाइम से मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था, बहुत उसने स्टेप्स लिए, जैसा कि आपने बताया भी कि आसिम मुनीर गए थे, बहुत उन्होंने ट्राई किया, जेडी वैंस आने वाले थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, कुछ कॉन्क्रीट निकल नहीं पाया। इस्लामाबाद टॉक्स पार्ट 1 फेल हो गई, पार्ट 2 होते होते रह गई, जेडी वैंस हवा में ही रह गए, लेकिन टॉक्स नहीं हो पाई। इनफैक्ट ईरान ने एक मीम भी निकाला, इसके लिए एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया, AI जनरेटेड वीडियो, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक साइड जो है US की डेलीगेशन बैठी है, वहीं दूसरी साइड ईरानियन डेलीगेशन से कोई भी नहीं आया है, और वहाँ पर साफ तौर ईरान ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम तो आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप हमारी शर्तें नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान का तो बहुत ही अच्छा, कह सकते हैं, बेवकूफ़ बन ही गया है ओवरऑल सिचुएशन में। बट अगर बात करें ईरान के इंटरनल क्राइसिस की, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल सही, हमने हेडलाइन भी इसलिए दी थी कि ईरान में जो है एक तरह से इंटरनल क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मुश्तबा खामिनेई डिसफिगर्ड हो चुके हैं। जो 28 फरवरी को स्ट्राइक्स हुई थी उसमें अली खामिनेई की तो मौत हो गई, लेकिन वहीं मुश्तबा खामिनेई को काफ़ी नुकसान हुआ है, उनको काफ़ी सारी इंजरीज ऐसी हुई हैं जिससे वो बोल भी नहीं पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। और ये अहम बात है क्योंकि वो मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कि सील्ड मैसेजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास होता है, और ऐसे में डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, और यही कहीं ना कहीं जो है एक तरह से ईरान को कमज़ोर भी कर रहा है। अब इसी पर ट्रंप ने ये भी कहा है कि हमने तो जी ईरान को एक ब्रेक दिया है कि वो डिसीजन ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही वो दबाव बनाना कंटिन्यू चल रहा है उस तरफ से। एक और बात यहाँ पर ज़रूरी है, वो है इजराइल और लेबनान का सीज़ फायर। ट्रंप ने अनाउंस किया कि 3 हफ्तों के लिए जो है वो सीज़ फायर एक्सटेंड कर दिया गया है, और वाइट हाउस में हो सकता है कि इजराइल और क्या कहते हैं लेबनान की तरफ दोनों के पार्टीज़ आएँ और वहाँ पर मीटिंग भी हो सकती हैं, तो इस पर भी उनका स्टेटमेंट आया। लेकिन वहीं इजराइल के जो UN एम्बेसडर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सीज़ फायर परमानेंट नहीं है। अगर उन्हें कहीं भी दिखेगा कि हिजबुल्ला की तरफ से मिलिट्री एक्शन या फिर कोई भी वेपन्स में इधर उधर कुछ हो रहा है, तो वो अटैक करेंगे। सो दिस इज़ नॉट 100% परमानेंट, इजराइल के UN एम्बेसडर ने बोला है, लेकिन हाँ, बातचीत वहाँ चल रही है। फ्यूचर की अगर बात करें तो एक पीसफुल नेगोशिएशन इजराइल और लेबनान के बीच में हो सकता है। अब वहीं एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन या फिर कह सकते हैं स्टेटमेंट IRGC की तरफ से भी आया कि भाई अगर ज़्यादा दबाव बनाया गया तो हम डिजिटल क्रैकडाउन पर उतर आएंगे, यानी कि समंदर के अंदर जो इंटरनेट केबल्स बिछे हैं हम उनको भी काटना शुरू कर सकते हैं। तो एक तरह से पहले तो ऑयल क्राइसिस चल ही रहा था, ओवरऑल मार्केट्स तो इफेक्ट हो ही रही थी, लेकिन अब डिजिटल क्रैकडाउन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रेट भी एक तरफ से IRGC ने दिया है। वो ये करता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन टेंस चल रही है। धमकियाँ तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बतौर आ रही हैं, ट्रंप का प्रेशर बहुत बना हुआ है। अब इसी बीच में इंडिया ने भी एडवाइजरी दी है कि ईरान कोई भी जो सिटीज़न है, इंडियन सिटीज़न, को ईरान ना जाए, और अगर कोई ईरान जाने का प्लान ईरान में है इनफैक्ट, तो वहाँ से जल्द निकल जाए। जी शिवांगी, इसको लेकर एक और भी बात है, इंडियंस को लेकर, खासतौर पर NRIs को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली बड़ा ही खतरनाक सा पोस्ट डाला, जो एक वो उन्होंने खुद नहीं डाला, उन्होंने रीपोस्ट किया। सबको पता है कि ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, लेकिन वो ट्रुथ सोशल पे जो है रेगुलरली पोस्टिंग करते हैं, उनकी अपनी एप्लीकेशन है। उस पर एक पोस्ट था जिसमें 4 पेज का पोस्ट था, जिसमें इंडियन और चाइनीज़ सिटीजन्स को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी थी, जिस पर किसी ऑथर ने वो लिखा था, और उसमें क्लियरली बोला गया था कि इंडिया एंड चाइना आर हेल होल, यानी कि नर्क की तरह है ये देश। उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट किया, और रीट्वीट किया तो इसका मतलब एंडोर्स भी किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये था, या तो 2 चीज़ें हैं इसमें, या तो उन्होंने चाइना को देखकर ये रीट्वीट किया, लेकिन अगर चाइना और इंडिया दोनों के बारे में पढ़कर उन्होंने रीट्वीट किया है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने आप में एक बहुत ही गलत हरकत है, मतलब बहुत ही बुरी हरकत है। क्योंकि अभी 25 साल पहले हमारे रिश्ते थोड़े ख़राब होते, लेकिन अभी 25-26 साल की दोस्ती के बाद डोनाल्ड ट्रंप वो हर चीज़ कर रहे हैं जिससे कि इंडिया के और US के रिश्ते ख़राब हो, बदतर हो। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप की कंट्री यानी US की बड़ी बड़ी इकोनॉमी, सिलिकॉन वैली को चलाने वाले जो हैं वो वही भारतीय लोग हैं, जो यहाँ से गए नहीं, बुलाए गए। वहाँ पर सिटीजनशिप की अगर वो बात करें तो यहाँ से
बड़े बड़े इंजीनियर्स को, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को, बड़े बड़े डेवलपर्स को वहाँ पर बुलाया गया। अमेरिकन कंपनीज ने वहाँ बुलाया बड़े बड़े पैकेजेस पे, मोटे मोटे पैकेजेस पे, ताकि वो वहाँ जाए और अमेरिका की जो ये स्टेम कैटेगरी की जितनी भी कंपनीज हैं उनको डेवलप करें, उनको ग्रो करें। और मैं आपको बता दूं, चाहे वो एआई हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजीज, इवन डिफेंस या नासा की बात भी करें, तो वहाँ पर इंडियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप सिटीजनशिप को लेकर ये बात कहते हैं कि इंडियंस जो इंडिया है वो हेल होल है और इंडियंस जो है वो यहाँ आकर बसते हैं, जो उन्होंने पहले भी कई बार कहा कि यहाँ आकर बसते हैं और वहाँ की जो पॉलिसीज़ है उनका फ़ायदा उठाते हैं, तो अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ अपने आप में एक धब्बा है। यूएस की तरफ से जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला तो अमेरिका ने, इंडिया ने खास तौर पर, ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट ने, एस जयशंकर की जो टीम है उन्होंने रिएक्ट भी किया कि ये गलत है, शायद उन लोग डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं और ये सरासर गलत बात है, इंडियंस के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान ने भी एक तरफ से, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया। ईरान ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया इंडिया और चाइना को सपोर्ट करते हुए दैट दे आर द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन जहाँ से जन्मी, जहाँ से पैदा हुई, वो इंडिया और चाइना की धरती है। अब चाइना के लिए तो चाहे जो भी कहा जाए, क्योंकि चाइना और अमेरिका ऐसे एनिमीज़ की तरह हैं जो कभी भी दुश्मन बन जाते हैं, कभी भी दोस्त बन जाते हैं, लेकिन इंडिया की जहाँ तक बात है तो इंडिया ने हमेशा अमेरिका का सपोर्ट किया है हर तौर पर, हर जगह पर। और जहाँ तक बात करें इकोनॉमी की, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड की जो है वो इंडिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बातें ना हमारी पॉलिसीज से, ना रिलेशन से, ना उनकी सोच और उनकी आइडियोलॉजी कहीं से मेल नहीं खाती। बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट, ये यूएस की गवर्नमेंट और यूएस के जितने भी लोग हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि अगर इंडियंस वहाँ से वापस अगर इंडिया आ जाते हैं तो उनकी कितनी इकोनॉमी को असर पड़ेगा और इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, वो तो इंडियंस को खास तौर पर पता है। लेकिन वहाँ क्या असर पड़ेगा, पूरी दुनिया हिल जाएगी अमेरिका की अगर ऐसा कुछ होता है तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी जो है इंडिया की तरफ से रिएक्ट भी किया गया। उसके बाद हालांकि यूएस एम्बेसी ने, इंडिया में जो एम्बेसी है, उन्होंने बोला कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री और ये जो बात है उससे वो वाकिफ़ नहीं है। तो आप पहले तो कीचड़ उछालिए, फिर उसके बाद जब आप उसे साफ़ करने आते हैं तो कुछ ना कुछ धब्बे तो रह ही जाते हैं। तो आप डोनाल्ड ट्रंप जो भी बात करें, मुझे लगता है कि एक बार और उनको अपनी सोशल मीडिया टीम से कंसल्ट कर लेना चाहिए, सोचना चाहिए पहले कुछ भी पोस्ट करने से पहले। जो है वो अच्छे से ले लेनी चाहिए और दवाइयों का सही तरह से सेवन करें तो बेटर रहेगा। बिल्कुल। अब एक्चुअली इनफैक्ट बहुत सारे अपडेट्स की तो हमने बात कर ली। एक अपडेट जो रह गया वो ये था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि यूएस एक कॉन्सेंट्रेटेड बॉम्बिंग कैंपेन बना रहा है टू टारगेट इरानियन फास्ट अटैक बोट नेस्ट्स, और जो माइन लेइंग का जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म करना चाहता है। ये सब तब अगर कोई नेगोशिएशन या कोई डील नहीं हो पाई। अब हर बार जैसा हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, ट्रंप जो है वो चिकन आउट कर जाते हैं, ट्रंप निकल जाते हैं अपनी बातों से, वो बैक ऑफ कर जाते हैं। तो इस बार भी ऐसा कुछ होगा या नहीं, ये तो हमें वक्त रहते ही पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल अपडेट्स जो थी वो हमने आपको बता दी हैं। इसी पर क्या कुछ और आता है उसके लिए बने रहें हमारे साथ।